हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का जो मैं स्रोत वाला सेक्शन पढ़ा रहा था, स्रोत बता रहा था, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, उसका हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, ये 3 हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में जानने की स्रोत पढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं। क्या क्या इसके बारे में हमको पढ़ना है ये देखते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना, पुराण, उपनिषद, वेद, ये सब हम लोग पढ़ लिए, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह। तो उसी का आज थोड़ा सा ये सार भाग है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें देखो ये एक चार्ट के रूप में दिया है हमको। क्या क्या दिया है, देखिए वेदों का वर्गीकरण 4 भाग में किसने किया है, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट बता दिया है किसने, वेद व्यास जी ने किया है। ठीक है, तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि ऋग्वेद के, ये ऋग्वेद हो गया, ये सामवेद, ये यजुर्वेद और ये अथर्ववेद। थोड़ा नहीं दिख रहा है, देख लेना थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमको, तो इसके उपवेद देखिए क्या क्या दिया है ऋग्वेद के उपवेद। तो ये आयुर्वेद दिया है ऋग्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का। ये तीनों को, ये चारों को आप याद रखना। क्वेश्चन बनता है, एक आध दो क्वेश्चन बना है यहाँ से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनता। आप इसको स्किप भी करोगे तो चल जाएगा। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ उपवेद के प्रवर्तक देखिए क्या है आपका, ऋग्वेद के जो उपवेद है उसके प्रवर्तक, पहला ब्रह्मा प्रजापति, इसका सामवेद का नारद और यजुर्वेद का विश्वामित्र और विश्वकर्मा अथर्ववेद का। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है, इसके मैंने ग्रंथ बताया था ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पंचविश और तांड्य और जैमिनी षड्विश, ये क्या है आपका सामवेद का है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। शतपथ तैतृय ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, और ये गोपद। ये सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये देखिए इसको, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, बोला था होता, ये मैं पहले तो बता चुका हूँ, उद्गाता, गाना है, गाता है करके। ठीक है, और उसके बाद ये यजुर्वेद अधर्वयु करके है ना, अधूर्य है ना, तो ये यजुर्वेद जैसे ही साउंड आ रहा है तो यजुर्वेद आएगा। अथर्ववेद का क्या है, ब्रह्मा। ठीक है दोस्तों, आगे, ठीक है, आगे देखते हैं इसकी रचना में क्या क्या विषय है। ये विषय गलत लिखा है ना, विषय आप ऐसे लिख लेना, विषय। ठीक है दोस्तों, विषय ऐसे लिखा है। ठीक, तो यहाँ क्या है, मंत्र एवं स्तुति। आपको ऋग्वेद में बताया था, ऋग्वेद में तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ संगीत, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। और यजुर्वेद का मैं अर्थ ही बताया हूँ कि यज्ञ होता है करके, यज्ञ कर। और ये अथर्ववेद चिकित्सा, आयुर्वेद का जनक। ठीक है, देखिए ये रचना काल देखिए, 1500 से 1000, 1000 से 600, 1000 से 600 और 1600 BC, है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी में ये आपको कुछ दिया है, ब्राह्मण साहित्य में विषय, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ एवं कर्मकांड है, और आरण्यक में दार्शनिक साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए उपनिषद में, चलिए दोस्तों ये देखिए आप, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ एवं कर्मकांड है, और ये आरण्य क्या है, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक बारे में, जीवन क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलता है, जीवन मृत्यु के बारे में, है ना। और ये उपनिषद में देखिए आपका ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, दर्शन, ये सब क्या है उपनिषद में देख रहे हो। स्मृति क्या है, कानून, सामाजिक और विधि विषय निषेध, ये सब क्या है आपको इसके बारे में देखने को मिलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या है, ये दोनों इसको आपको पढ़ना है, और इसमें इन दोनों को पढ़ना है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर अब मैं कहूँ तो आप इसको स्टार मार के रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ये दर्शन, क्योंकि इतिहास में हम लोग हर एक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गणित को जन्म देता है, विज्ञान को जन्म देता है, आयुर्वेद को जन्म देता है। ये सब हम आपको इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए दर्शन।
तो इसकी संख्या कितनी मानी है? टोटल 7 मानी गई है। और एक तरफ में दर्शन दे दिया है ना, और एक तरफ क्या है, इसके प्रतिपादक दिया हुआ है। तो देखिए दर्शन क्या है, तो ये क्या है, सांख्य दर्शन। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल। ठीक है, ये देखिए सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सांख्यवाद का प्रवर्तक कौन है या प्रतिपादक कौन है ना। उसी तरह से न्याय दर्शन का गौतम न्याय सूत्र है ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन का कणाद या उलूक परमाणुवाद से सिद्धांत है। और योग है ना, पतंजलि योग सूत्र है। और ये पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा कब, जब मैं इसको एक दर्शन का ही पूरा प्रॉपर टॉपिक लेकर आऊँगा और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो कि CGPS प्रीलिम्स CG व्यापम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये आप थोड़ा सा इसको जान लीजिए। इसके प्रवर्तक को थोड़ा सा मैं इसके बता सकता हूँ, सांख्य दर्शन में क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपको क्या दे दिया है? सत्कार्यवाद, कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से। अच्छा, यहाँ से मैं एक और बता सकता हूँ कि जो जैन दर्शन है या जैन धर्म है, वो अधिकांश भाग यहीं से लिया गया है। ठीक है, बाद में बताऊँगा, जब जैन साहित्य बताऊँगा तो इसमें बताऊँगा कि जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है कि जो सांख्य दर्शन है ना, उसको कौन सा धर्म और मानते हैं? तो वो क्या है आपका? बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है न्याय, सॉरी यहाँ पर दिया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है? न्याय। तो न्याय दर्शन में गौतम न्याय सूत्र, इसका मैं टॉपिक प्रॉपर बनाऊंगा, उसमें अच्छे से बताऊंगा। ये वैशेषिक दर्शन कणाद व उलूक, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? परमाणुवाद। मतलब प्रकृति में उचित प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत दिया है कणाद या उलूक में। भारत में परमाणु या परमाणु संरचना या परमाणु के जनक खोजकर्ता कौन है? तो कणाद या उलूक को ही लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है आपका योग दर्शन। तो इसका प्रतिपादक है पतंजलि। इसके बारे में कहाँ मिलती है? तो इसमें आपको देखिए तो अष्टांग योग एक नामक इस पुस्तक में आपको 8 योग सूत्र में आपको अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये अष्टांग योग क्या होता है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख के नहीं बता सकता, लेकिन बोल के बता सकता हूँ। इसमें अष्टांग योग में देखिए आपका क्या क्या है। तो फर्स्ट देखिए यम, ये योग के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यम नियम आसन, ये योग के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, अष्टांग योग है ना, इसमें 8 योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है ना, धारणा और ध्यान, और समाधि। ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, ये 8 योग के बारे में बताया गया है, जिसमें से और डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? जब इस दर्शन को कम्प्लीटली मैं एक क्लास लेकर आऊँगा, ये कल या परसों आ जाएगा। अब देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। ठीक है, आइए दोस्तों, ये नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? वेद, उपवेद। तो प्रत्येक, यहाँ देखिए दोस्तों, प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद होते हैं। जैसे यहाँ पर ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र आप देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऋग, आयुर्वेद, साम, गंधर्व। साम संगीत से रिलेटेड है, गंधर्ववेद आपको वहीं से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसके बाद
चलिए, ये हमारा फिर से टॉपिक देखिए, ये सूत्र है। तो रचना कब इसकी रचना है, सॉरी ये रहा ना, रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संवत में हुआ है। ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किस में किया जाता है, आपके सूत्र में किया जाता है। मुख्यतः इसकी संख्या 4 है। देखिए मुख्यतः इसमें 4 इसकी रचना है, 4 सूत्र के बारे में है। ये कल्प सूत्र कर्मकांड व रीति रिवाज के बारे में है, स्रोत सूत्र महायज्ञ के बारे में है, गृह सूत्र आपका गृह संस्कार, और धर्म सूत्र आपका धर्म विधि। तो यहाँ से गृह संस्कार, धर्म से धर्म, और कल्प सूत्र से कर्म याग, और ये महायज्ञ सूत्र 100 सूत्र। ठीक है, ये सब स्रोत है दोस्तों, यहाँ से हमको पता चलता है कि हमारा इतिहास कैसा था, क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा। ये देखिए फिर से हमारा ये नेक्स्ट आ गया लौकिक साहित्य। देखिए हम लोग इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसमें हमको 3 भाग में मैंने डिवाइड किया था। तो उसमें से ये एक और साहित्य है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हमको इतिहास के स्रोत पता चलते हैं। देखिए कैसे होगा, तो इसमें धार्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य साहित्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो मैंने वैदिक साहित्य बताया था ना, उसमें क्या सिर्फ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, उपनिषद, वेदांग ये सब पढ़े हैं, अरण्य वगैरह। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो ये बोल रहे हैं अन्य साहित्य के बारे में। जी, धार्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब कि आर्य कैसे थे, गुप्त वंश कैसे थे, ये सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। लोक से लोक होता है, लौकिक साहित्य, ठीक है, जिन लोक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है हमारा अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी, ये बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है। ये क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी की रचना का काल और रचना करता जाना जरूरी। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका रचना हुआ है। किसने किया है, रचनाकर्ता पाणिनि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाणिनि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट देखिए व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि, हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि इन्होंने, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए मेन गुरु के रूप में जाना जाता है। यही फर्स्ट बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है आपका महाभाष्य। ठीक है दोस्तों, ये है आपका महाभाष्य। ये महाभाष्य ये भी आपका व्याकरण से संबंधित है, लेकिन ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है। अब सर आप 5वीं शताब्दी बोले फिर दूसरी बोल रहे हो, इसका अर्थ ये दोस्तों कि 5 से 2-3 ईसा पूर्व नीचे आता है ना, बड़ा से छोटे होते हुए आता है। ठीक है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। इसे रचनाकर्ता कौन है, पतंजलि जी, आप सबको पता है ना। और इसमें क्या है विषय, ये भी व्याकरण ग्रंथ ही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट ये है दोस्तों गार्गी संहिता। देखिए रचना काल कब हुई है, 1म शताब्दी ईसा पूर्व में गार्गी नामक रचना करता है, गार्गी नाम थे। इन्होंने क्या बताया है, तो ये देखिए भारत में यवनों के आक्रमण का उल्लेख के बारे में यहाँ बस किया गया है, तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसका काल याद रखिए, रचनाकर्ता कौन है, और ये यवनों, ये उस विषय क्या है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, बनता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं अर्थशास्त्र। यह है अर्थशास्त्र, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ। ठीक है, आपने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़े तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, ये 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। इसकी रचनाकर्ता चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही आपके ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इसका विषय क्या है, तो ये राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। ये कितने खंडों में, 15 खंडों में विभक्त है, और इसके श्लोक कितने हैं, लगभग 6000 है। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। प्रत्येक जो बुक के नाम बता रहा हूँ ना, हर एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है या बुक है, उसका पुस्तक के नाम करें या ग्रंथ के नाम देखें तो यह मुद्रा राक्षस। किसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में लिखा है, गुप्त काल में। रचनाकर्ता कौन है, विशाख दत्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बहुत क्वेश्चन में आए। इसमें क्या है, तो मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन है। लिखा कब है, गुप्त काल में, लेकिन वर्णन क्या है, मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन का वर्णन है। किसके, नंद वंश का पतन व मौर्य काल की स्थापना का वर्णन किस में है, तो ये याद रखना आपका मुद्रा राक्षस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका
नेक्स्ट बुक देखिए ये है आपका कथा सरित सागर, जो कि रचनाकर्ता कौन है, सोमदेव। ठीक है, और ये मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बुक का नाम देखिए, तो ये है आपका नीतिसार। नीतिसार रचनाकर्ता कामंदक, गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश। इसको याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। ठीक है, या तो बुक के नाम और रचनाकर्ता का सही जोड़ी मिलाइए करके आ जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता ही है। ठीक, रघुवंशम के रचनाकर्ता कौन है, कालिदास जी। गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। रामचरित किसने लिखा है, संध्या कर नंदी। अब यहाँ आदमी कंफ्यूजन होता है, रामचरित मानस अलग है और रामचरित अलग है। ठीक है, रामचरित, तो रामचरित मानस का रचना किस, रामचरित मानस, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ एक मिनट देखिए, ये रामचरित अलग है संध्या कर नंदी द्वारा, और एक आता है आपका रामचरित मानस। ये अलग है, किसने लिखा है, तुलसीदास ने। ठीक है, रामायण अलग है भाई, रामायण किसने लिखा है, रामायण लिखा किसने है, तो वाल्मीकि जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक के नाम पे देखते हैं। अब रामचरित के बाद नेक्स्ट है अपना, ये देखिए मृच्छकटिकम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये आ जाएगा आपका मृच्छकटिकम गुप्त काल में लिखा गया है, किसने लिखा है, शूद्रक ने। ये इंपॉर्टेंट है, शूद्रक ने लिखा है। एक व्यापारी की कड़िका से प्रेम संबंध, मृच्छकटिकम एक व्यापारी का एक कड़िका से प्रेम संबंध के बारे में वर्णन कहाँ से मिला है, मृच्छकटिकम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका अग्निमित्रम रचनाकाल 4वीं-5वीं ईस्वी में है, कालिदास ने किया है, और इसमें रचना क्या है, सुंग वंश की जानकारी, पुष्यमित्र सुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में मिलती है जानकारी। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं आपका स्वप्नवास दत्तम। वास, ये वास से याद रखना, भास कर लेना। ठीक है दोस्तों, वास से भास करके याद रखना, और वास दत्ता के प्रेम का वर्णन, स्वप्नवास दत्तम वास दत्ता के प्रेम संबंधों का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हर्षचरित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आया ही क्वेश्चन है ना, ये सब आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसको टोटल याद कर लेना। रचनाकाल का है 7वीं शताब्दी में। आप सन को याद नहीं रखेंगे चल जाएगा, लेकिन रचनाकर्ता और उसके विषय के बारे में जानकारी जरूर रखना। ठीक है, अब बुक के नाम में। ठीक है, हर्ष रचनाकार कौन है, तो वाण भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, ये हमको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आपका बुक है, उस बुक का नाम है क्या, राजतरंगिणी। ये आ गया राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है, और रचनाकर्ता कौन है, कल्हण। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ, तो ये बुक का नाम तो इम्पोर्टेंट है, फिर इसमें इसके रचनाकर्ता और ये कश्मीर के शासक कौन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट बुक है, उसका नाम है क्या, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बुक का नाम क्या है, विक्रमांक देवचरित्र विल्हण। ये चालुक्य वंश का वर्णन है। ये सब इम्पोर्टेंट है, रचनाकर्ता और उसका विषय और बुक का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्य मंजूश्री कल्प खोलते हैं। मंजूश्री कल्प, इसकी रचना बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये बताया गया है। रचनाकार शायद इसमें प्रिंट आउट नहीं हुआ है, थोड़ा सा देख लेंगे, इसको बाद में बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बोल दूंगा। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय, इसका तो कश्मीरी पंडित जयानक, ये क्वेश्चन बनता है, और पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन है इसमें। ठीक है, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, या इसमें पढ़ते हैं, इसमें वैदिक साहित्य के साथ इसको कंप्लीट करेंगे आपका। ठीक है, फिर अगले टॉपिक से बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, वैदिक साहित्य है ना, ये वैदिक साहित्य के बारे में देखिए, एक साहित्य है स्मृति ग्रंथ। पहला, स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा गया है, और इसके माध्यम से समाज में प्रचलित विविध जानकारी प्राप्त होती है। विधि संहिता, ठीक है, विषय रचनाकर्ता मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ये बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको कि सबसे प्राचीन स्मृति क्या है करके, बाकी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों यहाँ से। चलिए यहाँ पर देखिए
संभवतः मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिस पर 4 लोगों ने टीका किया है। मेघातिथि, गोविंद राय, कुल्लू भट्ट और भारूची। ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है दोस्तों, अभी आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो आप सिर्फ ये याद रखना कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, मनुस्मृति। ठीक है, इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर तीनों लोगों ने टीका लिखा है, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क। ठीक है, इसको ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे चांस आ जाए, थोड़ा देख लेना रहना। ठीक है, ये देखिए स्मृतियाँ और उसके काल के बारे में। मनुस्मृति कब लिखा गया है, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी। ये नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायनी स्मृति। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ मनुस्मृति को याद रखना, बाकी आप। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक आपका टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपको विदेशी यात्रियों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। जो एक टॉपिक, तीसरा टॉपिक है विदेशी यात्री का विवरण। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिनमें भारतीय राजाओं और भारतीय वंशों के बारे में जो वर्णन किया है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों को पढ़ाइए, बताइए, ताकि लोगों को अच्छा से लगे और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगा कि व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपका जो भी टॉपिक पढ़ाया हूँ उसमें से व्यापम से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन व्यापम से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। धन्यवाद दोस्तों।